दोस्तों, मोबाइल पे दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानने का और समझने का यह प्रयास करते हैं कि जमीन के बंटवारे का कानूनी तरीका क्या है और किस प्रकार से बंटवारा कराएं कि कभी विवाद ना हो, और बंटवारा कराने का पूरा प्रोसेस क्या है, और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 116 क्या कहती है और कितना समय लगता है और क्या तरीका होता है और कौन कौन सा इसमें प्रोसेस होता है और किस नियम के अनुसार ये प्रोसेस किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में सब जमीन से लेके पूरे विवाद इसमें वर्णित है और इसी के अनुसार उत्तर प्रदेश में जमीन का बंटवारा, जमीन की पैमाइश और जमीन के दाखिल खारिज और नामांतरण और पूरे विवादों की प्रक्रिया इसी के द्वारा की जाती है। इसी के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राजस्व नियमावली 2016 भी है, जिसके अनुसार इन सब प्रोसेस को किस तरह किया जाए, इन सब का तरीका, किस प्रकार बंटवारा किया जाए, किस प्रकार नापी की जाए, उनको करने का तरीका पूरा वर्णित है। आइए उसी में वर्णित धारा 116 में और क्या क्या तरीका है और किस प्रकार से उसमें प्रोसेस दिया गया है, आइए एक एक करके समझते हैं। ये है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016, जिसमें क्या क्या नियम है और क्या क्या धारा 116 में किस प्रकार किया जाएगा और किस प्रकार से उसमें फाट की व्यवस्था की गई है। आइए उसके बारे में जानकारी लेते हैं और समझते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि जोत का विभाजन। यहाँ पे सबसे पहले जोत का विभाजन यानी जोत के विभाजन के लिए वाद धारा 116 जो दिया गया है और एक नियमावली 107 में दिया गया है। जोत के विभाजन के प्रत्येक वाद पत्र में वृक्ष, कुआं और अन्य आस्तियों सहित निम्नलिखित विवरण निम्नलिखित हैं। सबसे पहले जो भी वाद आप दाखिल करेंगे, वादी का नाम, पितृ नाम व पता, जोत में अन्य सह खातेदारों के नाम और पितृ नाम व पता, वादी द्वारा दावा किया गया अंश, किस अंश को आप दावा कर रहे हैं और किस प्रकार से बंटवारा करने की इच्छुक हैं, अन्य सह खातेदारों का अंश, अन्य जो सह खातेदार आपके साथ हैं उनका अंश कितना है, जोतों की खतरा संख्याओं, क्षेत्रफल और भू राजस्व सहित विस्तृत विवरण। वादी अभिलिखित और अनाभिलिखित खातेदार है, उनका भी पढ़ना चाहिए। और यहाँ पे वादी के वाद पत्र के साथ खतौनी और अन्य अभिलेखों जिस पर वाद पत्र आधारित है की सत्यापित प्रतियां संलग्न होनी चाहिए। इस प्रकार से इतने डॉक्यूमेंट लगाकर, इतने विवरण देकर आप वाद दाखिल करेंगे। वहीं पे वाद दाखिल होने के बाद नियम 108 के अनुसार जहां एक से अधिक जोतों के लिए वाद हो, वहां नियम 107 में वर्णित विभाजन के विवरण वाद पत्र के सभी जोतों के लिए दिया जाएगा। यानी कि जहां एक से अधिक जोत यानी एक से अधिक गाटा के लिए अगर आप वाद दाखिल करते हैं तो सबको अलग अलग, सबके लिए अलग अलग दिया जाएगा। अगर ये 100 खातेदार अगर यही होंगे तो सबका एक साथ हो सकता है। अगर इनमें से कोई अगर एक भी 100 खातेदार अलग से आ गया तो उसका अलग वाद दाखिल होगा। वहीं पे आगे चलते हैं। प्रारंभिक एवं अनंतिम डिग्री के लिए क्या है 109। फर्स्ट में यदि वाद पत्र नियम 107 और नियम 108 के अनुसार हो तो इस दावे के रूप से दर्ज रजिस्टर कर लिया जाएगा और प्रतिवादी गण को अपना लिखित अभिकथन दाखिल करने के लिए बुलाया जाए। तब ऐसे दावे का निस्तारण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। सबसे पहले आप इतने विवरण वाद दाखिल करते समय आपका रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाएगा और इस प्रकार से आपका कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। विभाजन करने के लिए न्यायालय में अब क्या होगा, वादी और अन्य सह खातेदारों के प्रत्येक अंश का अलग अलग निर्धारित करेगा। यह अभिलिखित करेगा कि कौन कौन से खातेदार यदि कोई हो संयुक्त बने रहना चाहता है या सब लोग अलग रहना चाहते हैं। जोत के प्रत्येक गाटे पर लागू कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार जोत या जोतों का मूल्यांकन करेगा। यह दावा डिग्री किया जाएगा कि न्यायालय वादी का हिस्सा घोषित करने के लिए प्रारंभिक डिग्री पारित करेगा। यानी यहाँ तक कुछ समय तारीखों पढ़ने के बाद आपको प्रारंभिक डिग्री दे दी जाएगी कि हाँ इसे अब बंटवारा या फाट किया जाए। प्रारंभिक डिग्री तैयार होने के बाद उप जिलाधिकारी लेखपाल से कुर्रा तैयार करवाएंगे। यानी प्रारंभिक डिग्री देने के बाद उप जिलाधिकारी उसको लेखपाल को प्रेषित कर देंगे और वो लेखपाल कुर्रा उसमें तैयार करेगा किस प्रकार से किसका हिस्सा किधर रहेगा। यहाँ पे लेखपाल इस निमित्त आदेश प्राप्त करने के दिनांक से 1 माह की अवधि के अंदर कुर्रा की आख्या प्रेषित करेगा
और कुर्रा तैयार करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करेगा। क, प्रत्येक पक्षकार के जोतों में उसके अंश के अनुपात में गाटा अथवा गांठों को आवंटित किया जाएगा। दूसरा, प्रत्येक पक्षकार को दिया गया भाग यथासंभव संहत होगा। जहां तक संभव हो सके किसी भी पक्षकार को न तो सारी की सारी निम्न श्रेणियों की भूमि ही दी जाए, न ही सारी की सारी प्रवण श्रेणियों की भूमि ही दी जाएगी। जहां तक संभव हो सके वर्तमान खेतों का विभक्त नहीं किया जाएगा। ऐसे गांठों में जो किसी खातेदार के कब्जे से अलग हो यथासंभव उसे खातेदार को आवंटित किया जाएगा यदि वे उसके अंश से अधिक न हो। यदि गाटा या उसमें कोई भाग वाणिज्य मूल का है अथवा सड़क, आबादी या किसी अन्य वाणिज्य मूल की भूमि से लगा हुआ है तो प्रत्येक खातेदार को आनुपातिक रूप से आवंटित किया जाएगा और द्वितीय शर्त के प्रकरण में उसे सड़क, आबादी अथवा वाणिज्य मूल की अन्य भूमि से लगा हुआ आनुपातिक रूप से आवंटित किया जाएगा। और यदि खातेदार आपसी सहमत से पारिवारिक बंदोबस्त के आधार पर अलग अलग कब्जे में है तो कुर्रा यथासंभव तदनुसार नियत किया जाएगा। जब लेखपाल द्वारा कुर्रा से संबंधित आख्या प्रेषित की जाएगी तब उस पर आपत्ति आमंत्रित की जाएगी और उसके बाद जिलाधिकारी पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए लेखपाल द्वारा प्रेषित आख्या के विरुद्ध दाखिल आपत्ति यदि कोई हो पर विचार करने के बाद समुचित आदेश पारित करेगा। यानी दोस्तों, जब लेखपाल कुर्रा तैयार कर लेगा तो दोबारा जिलाधिकारी के पास प्रेषित करेगा। उसके बाद जिलाधिकारी सभी आपत्ति यानी सभी खातेदारों को दोबारा आमंत्रित करेंगे और वहां से उन्हें दोबारा उसके ऊपर आपत्ति देने को कहेंगे। अगर कोई आपत्ति न हो तो उसके बाद यदि आख्या और कुर्रा की पुष्टि उप जिलाधिकारी द्वारा कर दी जाती है तो अंतिम डिग्री बनाई जाएगी। अंतिम डिग्री के प्रकरण पर न्यायालय वादी के अंश का प्रतिवादी अंश से सीमांकन द्वारा पृथक कर देगा। अभिलेख पर एक मानचित्र रखेगा जिससे वादी को दी जाने वाली संपत्तियों का प्रतिवादी को दी जाने वाली संपत्तियों का पृथक विभिन्न रंगों से दर्शाया जाएगा। पक्षों द्वारा देय भूमि राजस्व को विभाजित करेगा। अधिकार अभिलेख और मानचित्र को तदनुसार संशोधित करने का निर्देश देगा। यदि पक्षों के बीच साम्य और समायोजन करने के लिए पेड़ों और कुओं और अन्य सुधारों के संबंध में प्रतिकार का भुगतान अवश्य हो जाता है तो संबंधित राजस्व न्यायालय अंतिम डिग्री के प्रकरण पर आवश्यक आदेश भी पारित कर सकेगा और उप जिलाधिकारी 6 माह की अवधि के अंदर वाद को तय करने का प्रयास करेगा और यदि वाद ऐसी अवधि के अंदर तय नहीं किया जाता है तो इसका कारण अभिलिखित किया जाएगा। यानी दोस्तों, यहाँ पे उप जिलाधिकारी द्वारा वाद धारा 116 के तहत जो भी विभाजन होगा 6 महीने के अंदर कर लिया जाएगा और नहीं करने के प्रकरण में उसे कारण अभिलिखित किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें, तहसीलों में 6 महीने के अंदर या 6 साल के भी अंदर विवादित हो तो 6 साल भी लग जाते हैं, उसमें विभाजन संपन्न नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार ये थी धारा 116 के विभाजन की प्रक्रिया, जो संपूर्ण जानकारी आपको बता दिया। वाद दाखिल से लेकर तहसीलदार, वाद दाखिल से लेकर उप जिलाधिकारी तक प्रेषित और उप जिलाधिकारी का लेखपाल को भेजना, लेखपाल द्वारा कुर्रा प्रदर्शित करना और किस प्रकार से कुर्रा तैयार करना और किस प्रकार से दोबारा वो उप जिलाधिकारी के यहाँ अपनी रिपोर्ट प्रेषित करते हैं और दोबारा उसके ऊपर आपत्ति आमंत्रित की जाती है। उसके बाद देखने के बाद 30 प्रकार से उस पर अंतिम डिग्री दी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आप कोशिश करें कि ऐसे विवादों से बचें। जितना कम विवाद रहे उतना जीवन खुशहाल होता है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।